अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है एक टाइम टेबल। ये जो टाइम टेबल है ये एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी में आपकी मदद करेगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ये टाइम टेबल 10 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक का है, जिसके अंदर बताया गया कि अनअकैडमी का कौन सा टॉप एजुकेटर कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन पे पढ़ाने वाला है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी जो है वो अपना आइकॉनिक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर चुकी है और ये 15 जनवरी 4 बजे से अवेलेबल होगा। आप लोग चाहें तो इन्हें खरीद सकते हैं। अभी फिलहाल 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी पे फॉर द एनटीए यूजीसी नेट आइकॉनिक लॉन्च, इसमें जो आपके 6 महीने का कोर्स जो 16,000 का होता है तो वो आपको मात्र 12,000 के अंदर मिल रहा है। जो आपका 12 महीने का कोर्स है, 24 महीने का कोर्स है, उन सब पे 25% का ऑफ आपको मिल रहा है एज ए अर्ली बर्ड डिस्काउंट। आप लोग चाहें तो अनअकैडमी कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर नेशनल लेवल पर जितने भी एनटीए यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनके साथ आप लोग लाइव कॉम्पीट कर सकते हो विद लाइव ऑल इंडिया लीडर बोर्ड। और ये एग्जाम 17 जनवरी को होना है, 11 बजे होना है। इसके लिए आपको कोड डालना पड़ेगा, कोड है एड्यूफ्लिक्स, तभी आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। रैंक 1 से लेके रैंक 50 तक के बच्चों के लिए यहां पर दिया जाएगा आपको अमेजॉन गिफ्ट्स वाउचर। तो आप लोग जल्दी कीजिए, जितने भी लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यूजीसी नेट का 4 बजे का भूलिए मत, आइकॉनिक लॉन्च होने वाला है 25% डिस्काउंट के साथ। तो आप लोग चाहें तो आइकॉनिक को चूज कर सकते हैं और अनअकैडमी पे आप लोग अपनी पर्सनल ट्यूटिंग जो है वो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। ये जो पार्ट 3 है ये पूरी तरह से अयोध्या डिस्प्यूट पे टिका हुआ है और उसके बाद जो गुजरात राइट्स हुए हैं उसके अंदर की बातें बताता है। तो हम पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम लोग डिटेल में एक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटिक्स में हुई है, और ये डेवलपमेंट हुई है कॉम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को लेकर। यानी हमारे देश में जो कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जिसकी शुरुआत हुई है कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा कम्युनलिज्म को लेके, सेक्युलरिज्म को लेके, उसी चैप्टर का एक्सटेंशन मान लीजिए इसे, बट इसके अंदर एक प्रॉपर फैक्चुअल स्टोरी दी हुई है जो इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ है, और उसके रिलेशन में आपको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो कम्युनिटी पॉलिटिक्स है वो इंक्रीज हुई है, कम्युनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो इंक्रीज हुई है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो हमारे देश में जो एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है वो क्या है कि पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे चलने लगी है। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को इससे थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इस वजह से जो लोग सेक्युलरिज्म वाले लोग हैं वो लोग हमेशा कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं, और हमारे देश के संविधान में भी सेक्युलर शब्द को लिखा गया है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कम्युनल है, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पूरी तरह से एक मुस्लिम देश है, राइट। बट हमारा इंडिया कैसा देश है, हमारे इंडिया का कोई अपना एक धर्म नहीं है, हमने हर धर्म को ही अपना धर्म माना है, इसलिए हम लोग कौन है, सेक्युलर है। तो इस वजह से जब इस तरह की पॉलिटिक्स हमारे देश में आती है जहां पर रिलीजियस आइडेंटिटी की बात होती है, तो कई लोगों को इससे दिक्कत होने लगती है, जो लोग संविधान को समझते हैं, जो लोग सेक्युलर होने का मतलब समझते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे देश में जब जनता पार्टी का फॉल हुआ, आपको पता होगा, आप लोग जानते होंगे, इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद जनता पार्टी का फॉल भी हुआ। फॉल होने के बाद जो बीजेपी थी वो जनता पार्टी से अलग हो गई। उससे पहले उसका नाम क्या था, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में जुड़ चुकी थी, बाद में वो उससे अलग हुई और अपना नाम रख लिया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ जो थी वो 1952 से हमारे देश में इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उसे कोई खास इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि वो गांधीयन सोशलिज्म पे काम कर रही थी, और उस टाइम बहुत सारी पार्टियां थी, इवन कांग्रेस जो थी वो खुद गांधीयन सोशलिज्म पे काम कर रही थी। जब सेम जैसी विचारधाराएं होती हैं तो फिर लोग जो है वो जल्दी से आपको वोट नहीं देते। आप कुछ नया लेके आएंगे तो लोग आपको वोट प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा चेंज किया, और गांधीयन सोशलिज्म से होते हुए ये लोग पूरी तरह से हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को अपनी पार्टी के अंदर ले आए, और जो आगे के इलेक्शन हुए उन इलेक्शन में इन्हें फायदा भी हुआ। 1980 के इलेक्शन में, 84 के इलेक्शन में इन्हें अच्छी खासी सक्सेस मिली, राइट। तो इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की जो शुरुआत है, यानी कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया, और उस बदलाव से इन्हें फायदा दिखने लगा। तो इन्होंने जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसे हिंदुत्व पॉलिटिक्स कहा जाता है, और आज भी बीजेपी उसी स्ट्रेटेजी पे टिकी हुई है कि हिंदूज को मोबिलाइज किया जाए अपने साथ। जो हिंदू
धर्म की बातें हैं वो की जाएं, जो हिंदुओं का कल्चर है उसके बारे में बात की जाए, जो हिंदू संस्कृति है सभ्यता है उसके बारे में बात की जाए, और जो हिंदूज हैं उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ के रखा जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को हम दूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी में बहुत सारे मुसलमान भी हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फोकस में रख के काम कर रही है, एंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज हिंदू। एंड आपको पता है कि हमारे देश में 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की ही है, तो इसलिए वोट बैंक काफी बड़ा हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट। तो हिंदुत्व का लिटरल मीनिंग क्या होता है? हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदूनेस। और ये जो हिंदुत्व शब्द है इसे लाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले थे वीडी सावरकर। अब वीडी सावरकर भी अपने आप में कंट्रोवर्शियल आदमी है। क्यों आदमी है? क्योंकि कांग्रेस जो है वो उन्हें गद्दार कहती है, जबकि बीजेपी उन्हें सबसे बड़ा देशभक्त कहती है। तो अपने आप में बड़ा एक डिबेटेबल इशू है, इसके बारे में कभी और हम लोग पढ़ सकते हैं। बट ऐसा है कि भाई बीजेपी ने देशभक्त मानती है, ठीक है ना, क्योंकि वीडी सावरकर जो है वो जेल रहे, काला पानी की सजा इन्होंने झेली अंग्रेजों के टाइम पर देश की आजादी के लिए। कांग्रेस इन्हें गद्दार इसलिए कहते हो कि काला पानी की जब जेल में रही है उसके बाद इन्होंने कई सारी चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी कि भाई आप मुझे यहां से निकाल दो, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, मैं अगर बाहर निकलूंगा तो कुछ भी नहीं बोलूंगा सरकार के खिलाफ। इस तरह की बातें सामने आई, तो वीडी सावरकर को लेके कई तरह के डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं आज की पॉलिटिक्स के अंदर भी। आज की पॉलिटिक्स में क्यों? क्योंकि बीजेपी फिलहाल पावर में, और बीजेपी पूरा ट्राई करती है कि वीडी सावरकर को एक मेन इमेज बना के शो किया जाए। और वीडी सावरकर जो है वही हिंदुत्व के ओरिजिनेटर भी हैं। इन्होंने ही बताया था कि भाई हमारे देश में जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं, ठीक है ना। हमारा जो देश है वो कैसा है? वो हिंदू नेशनहुड है। और इन्होंने बताया था कि हमारे देश में हर कोई जो रहता है उसे इंडिया को अपना पितृभू तो समझना ही चाहिए, फादरलैंड तो समझना ही चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी मातृभूमि है, तो ये पितृभूमि की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो फादरलैंड तो होना ही चाहिए। फादरलैंड के अलावा हम इसे अपनी होली लैंड भी समझे, यानी कि पुण्य भू भी समझे, राइट। पुण्य भू का मतलब होता है जमीन, ठीक है, भूमि। तो पुण्य भू और पितृभू, पितृ मतलब पिता, तो फादरलैंड और होली लैंड हम अपनी जमीन को, अपने भारत को समझे, जो भी इंसान भारत के अंदर रहता है वो। तो ऐसी दो डेवलपमेंट हुई हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में, जिन दो डेवलपमेंट ने बीजेपी को और ऊंचाइयों पर ला दिया। यानी इलेक्टोरल सक्सेस के मामले में बीजेपी की तरफ लोग जाने लगे, और हिंदुओं को लगने लगा कि भाई बीजेपी ही है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है और यही हमें आगे लेके जा सकती है। तो ये दो डेवलपमेंट कौन सी थी? दोनों डेवलपमेंट 1986 के आसपास आई। और कौन सी ऐसी डेवलपमेंट हुई जिससे बीजेपी पूरी तरह से एक हिंदुत्व पार्टी के रूप में सामने आने लगी? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो शाहबानो केस। अब ये शाहबानो केस क्या है जी? शाहबानो एक महिला का नाम है, ठीक है जी। जो शाहबानो केस है ये 1985 में सामने आया। इसमें 62 साल की एक मुस्लिम महिला थी जो कि डिवोर्सी थी, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने हस्बैंड के खिलाफ, अपने पूर्व हस्बैंड के खिलाफ एक केस डाला कि भाई मुझे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अब गुजारा भत्ता क्या होता है? यानी कि मुझे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। देखिए मेरा तलाक हो गया है, तो तलाक होने के बाद मैं कहां जाऊं? मेरे पति ने मुझे तलाक कर दिया, तलाक तलाक तलाक। अब तलाक हो गया है मेरा, तो मैं कहां जाऊं? मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं है। 62 साल की हूं, बूढ़ी हो चुकी हूं, तो मेरा पति मुझे गुजारा भत्ता दे, मुझे मेंटेनेंस दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी को आराम से जी पाऊं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो की बात सुनी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी बात तो सही है, आप इतनी बुजुर्ग हैं, आप कहां जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में जो अपनी रूलिंग है वो दे दी। लेकिन इससे कई लोगों को परेशानी हो गई। अब ये परेशानी वाले लोग कौन है समझते हैं। तो उस टाइम की जो कांग्रेस पार्टी थी उसे थोड़ी सी परेशानी हुई। क्यों परेशानी हुई? क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे हमारे समाज के अंदर, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेयर कर रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाई कुछ मुस्लिम लीडर्स की वजह से उनकी डिमांड ये थी कि भाई जो गवर्नमेंट है वो कुछ करे इसके लिए। तो कांग्रेस ने उनके दबाव में आके लोकसभा के अंदर एक कानून पास करवाया, और वो कानून था मुस्लिम वुमेन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स एक्ट 1986। ये एक्ट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसे नलीफाई कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया कि शाहबानो को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। अब ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी गलती भी आप कह सकते हो उस टाइम की, क्योंकि आज के टाइम में तो आप भाई से एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये तो उस टाइम भगवान जाने इन्होंने कैसे कर दिया ये सब चीजें, लेकिन आज के टाइम में तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो इसे कांग्रेस की आप गलती भी कह सकते हो, या कह सकते हो कि यहां से बीजेपी को एडवांटेज मिलना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया चारों तरफ कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त है, और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है उनके काबू में ये आ चुकी है।
ओके जी। तो इससे कई लोग नाराज भी हुए, जो मुस्लिम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत सारी नाराज हुई, कुछ मुस्लिम ग्रुप्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो भी नाराज हुए सरकार से कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने खूब क्रिटिसाइज किया कांग्रेस गवर्नमेंट को और कहा कि आपको इस तरह की राजनीति खेलनी नहीं चाहिए, और यहां से ही बीजेपी का जो उदय है, जो राइज है, वो शुरू हो जाता है। तो ये तो एक डेवलपमेंट हुई। अब हम बात करेंगे दूसरी डेवलपमेंट की। जो दूसरी डेवलपमेंट है वो है आपकी अयोध्या डिस्प्यूट। अब ये अयोध्या डिस्प्यूट क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई अयोध्या एक जगह है यूपी के अंदर जहां पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। ठीक है जी। वो बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? वो बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर के टाइम में बनी थी। बाबर का जो जनरल था मीर बाकी, उसने बनवाई थी कब? 16th सेंचुरी में। ठीक है। अब जो हिंदूज हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उस जगह पर जहां पर बाबर ने वो मस्जिद बनवाई, उस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, उस मंदिर को तुड़वाया गया और फिर मस्जिद बनवाई गई। ठीक है जी। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत लंबे समय से चल रही थी और ये मामला कोर्ट के अंदर था। ठीक है। तो कोर्ट, जो फैजाबाद हाई कोर्ट है, वहां पे फैजाबाद कोर्ट पड़ता है अयोध्या के अंदर, फैजाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट मैंने गलत बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 1986 फरवरी के अंदर ये फैसला सुनाया कि हिंदू को मौका मिलना चाहिए उस जगह पर जाके अपनी प्रेयर करने का। तो जो ताला लगाया गया है बाबरी मस्जिद पे, उस ताले को खुलवाया जाए और जो हिंदूज हैं उन्हें टेंपल के अंदर पूजा करने दी जाए। अब जैसे ही ऐसा हुआ पूरे देश में घमासान मच गया। क्यों? क्योंकि इधर से जो हिंदूज हैं वो मोबिलाइज होने लगे, उधर से जो मुस्लिम हैं वो मोबिलाइज होने लगे। क्यों? मुस्लिमों को लगा कि भाई हमारी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, हमारी मस्जिद के वहां पर कैसे हिंदुओं को पूजा करने दी जा रही है, और हिंदुओं को लगा मजा आ गया भाई, हमारे जो जो हम सोचते थे कि भाई यहाँ पर राम मंदिर है वो सच में राम मंदिर है, और इस मस्जिद की जगह पे अब हम लोगों को प्रेयर करने का मौका मिलेगा। तो दोनों तरफ से मोबिलाइजेशन होने लगा। ठीक है जी। और हिंदुओं को मोबिलाइज करने में बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल वहां पर रहा। ठीक है। 1940 से ही जो मस्जिद है वो पूरी की पूरी लॉकअप थी कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से। तो बाद में उसे ओपन किया गया बाबरी मस्जिद को, और जब ओपन किया गया तो मोबिलाइजेशन दोनों तरफ से शुरू हो गया, और बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल सक्सेस बाद में साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे हिंदुओं को मोबिलाइज किया था कि भाई वहां पर राम मंदिर बनना ही चाहिए। और जो आज तक बीजेपी उस बात पर टिकी हुई है। अभी 2019 में फैसला आया कि क्या हुआ क्या नहीं, वो मैं सब आपको बताऊंगा, सब मैंने इंक्लूड किया हुआ है इस पीपीटी के अंदर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही आपकी एज नोट्स वर्क करेंगे। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। तो अलोंग विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस, आरएसएस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आरएसएस कौन है? बीजेपी की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आरएसएस है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, इसके अलावा और जो बाकी जो हिंदू जो पार्टीज हैं, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने लोगों की मोबिलाइजेशन यहां पर जो है वो शुरू कर दी, ताकि राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर बन सके। तो बीजेपी ने कई सारा पब्लिक सपोर्ट जो है वो इससे इकट्ठा कर लिया, और एक रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की गई। ये जो रथ यात्रा है ये सोमनाथ गुजरात से शुरू हुई और यूपी के अयोध्या में जानी थी। इसका मकसद था राम मंदिर को बनवाना, चारों तरफ लोगों में जागरूकता पैदा करना, गुजरात से यूपी तक कि यहां हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। आगे देखिए अब क्या होता है, वो जो मस्जिद है वो डिमोलिश हो जाती है। अब आप कहेंगे सर डिमोलिश कैसे हो गई, समझते हैं। 1992 दिसंबर के महीना है, सर्दियों का टाइम है। ठीक है जी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो सपोर्ट कर रही थी कि भाई टेंपल बनना चाहिए, इन लोगों ने कार सेवा निकाली। कार सेवा का मतलब होता है एक वॉलंटरी सर्विस, जो डिवोटीज इसमें पार्ट ले सकते हैं कि भाई आप आइए और राम मंदिर को बनवाइए। तो एक कार सेवा निकाली गई, अलग अलग स्टेट से होती हुई यूपी में जानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यूपी सरकार को बोल दिया कि भाई ध्यान रखना, कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अब उस टाइम यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार, बीजेपी ही उस कार सेवा को लेके आ रही है, तो सरकार तो क्या ही करे। तो क्या हुआ, वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए अयोध्या में। उनमें से कई सारे लोग उस मस्जिद की मीनार के ऊपर चढ़ गए और उसे, वो जो मीनार है वो नीचे गिर गई। ठीक है जी। तो जैसे ही ये डिमोलिश हुआ 1992 में, ये एक बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर एक न्यूज बन गई, और दोनों तरफ से क्लैशेस जो हैं वो शुरू हो गए। कई जगहों पर हिंदू मुसलमानों की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, कई जगहों पर। और ये जो लड़ाई है, जैसे मुंबई में जो स्पेशली बताई गई है, 2 हफ्तों तक चलती रही। ओके। तो होता क्या है भाई, बीजेपी की जो सरकार है वो उन लोगों को रोक नहीं पाती, जो यूपी की गवर्नमेंट होती है। सेंटर में कांग्रेस थी उस टाइम पे, तो कांग्रेस ने क्या किया,
कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी यूपी की उसे डिसमिस कर दिया और वहां पर यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया गया। इसके अलावा एक और काम किया गया कि देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार थी उन सब सरकारों को डिसमिस कर दिया गया और उन सब जगहों पर प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया गया। जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के कल्याण सिंह, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी रजिस्टर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी उस बात को आपने नहीं माना और जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का मतलब वही बाबरी मस्जिद की बात हो रही है कि वो डिस्प्यूटेड हो गई है, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। बीजेपी ने बाद में ऑफिशियली इस बात को रिग्रेट भी किया था कि हाँ भाई हमें दुख है जो भी अयोध्या के अंदर हुआ। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन को भी अपॉइंट किया इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बहुत लंबे टाइम तक बीजेपी के कई सारे नेताओं पर केस भी चला बट एट दी एंड कुछ भी निकल के नहीं आया, या किसकी गलती थी ये भी बात निकल के नहीं आई। आगे देखते हैं। अब भाई केस तो लंबा चलता रहा, अब 1992 की बात कर रहे थे, अब आ गया 2019। ठीक है, यानी अभी हम 2020 में हैं, वीडियो बना रहे हैं तो 2019 की बात है। 2019 में 5 जजों की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने इस मामले को लगातार सुनने की कोशिश की। अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 तक लगातार कार्रवाई चली। 9 नवंबर 2019 को वो फाइनली आखिरी दिन आ गया जिस दिन इस लंबे डिस्प्यूट पे एक विराम लगने वाला था। इससे पहले भी कोर्ट ने अपनी जो बात है, वर्डिक्ट है, वो दिया था। उसमें 3 हिस्सों में इस जमीन को डिवाइड किया था, लेकिन तीनों ही पक्षों ने उस फैसले को मानने से मना कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, सबकी नजरें इसी पे थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितने हमारे पास पेपर हैं उस पेपर के हिसाब से जो जमीन है ये सरकार को बिलोंग करती है। ठीक है जी, तो ये जमीन फिलहाल हम अपने जितने भी सबूत है हमारे पास उसके बेसिस पर ये जमीन हम हिंदू टेंपल बनाने के लिए अलॉट करते हैं। लेकिन मुस्लिमों की भी भावनाओं को हम लोग मानते हैं, तो मुस्लिमों के लिए क्या कर रहे हैं हम, अयोध्या में ही किसी एक ढंग की जगह पर मुसलमानों को 5 एकड़ की जमीन प्रोवाइड की जाए। तो मुसलमानों की तरफ से केस कौन लड़ रहा था, वो सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्ड जो है वो इस केस को लड़ रहा था। तो उन्हें 5 एकड़ की जमीन दी गई है वहां पर मस्जिद बनाने के लिए। फिलहाल जो है मंदिर है उसका भी काम शुरू हो गया है और मस्जिद का भी जो स्ट्रक्चर है वो सामने आ गया है। आगे देखते हैं। अब ये आखिरी कड़ी पे आ गए हम लोग। 1992 में वो हुआ था, ठीक है, जो आपका राम मंदिर वाला सारा सिनेरियो हुआ। अब 1992 के बाद 2002 की बात करते हैं। हमारे देश में एक ऐसा कुछ हुआ जिसकी जो निशान है वो लंबे समय तक हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर रहे और आज भी वो एक काले दिन की तरह याद किया जाता है, और वो है गुजरात राइट्स। उस टाइम पे हमारे देश में बीजेपी की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और गुजरात के अंदर भी। गुजरात में उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी और उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी, तो हुआ क्या गुजरात के अंदर, ये बात है फरवरी मार्च 2002 की। 2002 के अंदर फरवरी मार्च में गोधरा नाम का एक स्टेशन है, गोधरा पे एक बोगी रुकती है। उस बोगी के अंदर, ट्रेन की बोगी यानी डब्बा, उस डब्बे के अंदर कार सेवक बैठे हुए होते हैं। ठीक है जी, और उस बोगी को आग लगा दी जाती है और जितने कार सेवक हैं वो जल के मर जाते हैं। खबर ये फैलती है कि मुसलमानों ने उन कार सेवकों की बोगी पे आग लगा दी। कितने लोग मारे जाते हैं, 57 लोग जो बोगी में होते हैं वो मारे जाते हैं आग की वजह से। इल्जाम जाता है मुसलमानों पर और होता क्या है, चारों तरफ क्लैशेस शुरू हो जाते हैं हिंदू और मुसलमानों के। पूरे गुजरात में अगले ही दिन से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा शुरू हो जाती है। वो किया या था या नहीं किया था मुसलमानों ने पता नहीं, लेकिन उनके खिलाफ हिंसा शुरू हो जाती है और ये हिंसा लगभग 1 महीने तक रहती है। लगभग 1100 लोग मारे जाते हैं, ज्यादातर इसमें मुसलमान होते हैं। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होती है वो क्रिटिसाइज करती है गुजरात गवर्नमेंट को कि आपने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला। अगर आपने अपनी पुलिस को ऑर्डर दिए होते, ठीक से मामले को संभाला होता तो इतनी मौतें नहीं होती। उसका इल्जाम 2014 तक नरेंद्र मोदी पे हर इलेक्शन में लगाया जाता। तो 2014 में खूब कीचड़ उछाली गई नरेंद्र मोदी पे कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी हर बार क्लीन चिट के साथ निकल के आए। ठीक है जी, और बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। इसी कारण से गुजरात राइट्स हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को यूएस का वीजा भी रोक दिया गया था। यूएस गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने पे बैन तक लगा दिया था कि भाई ये पर्सन जो है गुजरात राइट्स में इन्वॉल्व है, हम इसे अमेरिका में नहीं चाहते। और इस चक्कर में गुजरात में कई बार जो इलेक्शंस हैं उन्हें पोस्टपोन भी करना पड़ा।
तो भाई ये है पूरा का पूरा सिनेरियो, एक बड़ा डेवलपमेंट है हमारे देश में कम्युनल पॉलिटिक्स को लेके। और जो ये पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी करती आ रही है, आज भी बीजेपी कर रही है इसे। और आप देख सकते हैं कि 1980 में जब बीजेपी बनी, उससे पहले जनसंघ नाम था उसका, हम 1980 से ही देखें तो अगले 40 साल में बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इन टर्म ऑफ नंबर बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आज है। और हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को लेते हुए ही बीजेपी आगे चल रही है, और आने वाले कितने समय तक बीजेपी की सरकार रहेगी ये बात कोई भी नहीं कह सकता। तो ये आपका टॉपिक है इसके अंदर, अयोध्या डिस्प्यूट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2019 का जो वर्डिक्ट दिया गया वो मैंने ऐड कर दिया ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सके, समझ सके कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। गुजरात राइट्स को ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन इसमें से बनेंगे तो आपके 3 और 5 नंबर वाले ही ज्यादा बनेंगे। इसके अलावा छोटे क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस कम हैं। जहां से बन सकते हैं मैं आपको बता दूंगा, कुछ एमसीक्यू की सीरीज भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग वहां से उन चीजों को कर सके। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, 3 पार्ट में और होंगे इसके, एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट और हैं। जल्द ही सारे के सारे पार्ट्स आप लोगों के पास आते जाएंगे और आप लोग उससे इस पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट मैंने कोशिश की कि क्रिस्प नोट्स बनाए जाएं जिससे आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को खत्म कर सकें। फिर भी आप लोगों के कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरा ट्राई करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।